Hello guys, welcome back to the another video of the Indian Constitution. As you know, the father of Indian Constitution is Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Guys, आज हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ें ताकि पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें याद हो जाए। सो गाइज, रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रिक वाइज कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी 22 पार्ट्स को याद किया जाए, टोटल 395 आर्टिकल्स को याद किया जाए। सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ शुड वी रीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन so that we can learn the whole parts of Indian Constitution with article wise. Now, part first is regarding the Union and its territory, which is from Article 1 to Article 4. Article 1 is about name and territory of India, कि एक country का name होना चाहिए, ठीक है, that is all you know is भारत, ठीक है। और now next is आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में। गाइज, जैसा कि आपको पता है पार्लियामेंट के पास पावर है नई स्टेट्स बना सकती हैं। नाउ आर्टिकल 3 इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 कहता है कि आप जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं इंडिया की, उसमें से आप नई स्टेट्स बना सकते हैं, स्टेट्स का जो एरिया है वो अल्टर कर सकते हैं, बाउंड्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स का जो नेम है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। प्रयागराज, जिसका पहले नाम हुआ करता था इलाहाबाद और इलाहाबाद। नाउ गाइस, अभी आर्टिकल 2 और 3 में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। आर्टिकल 2 जो है वो नई स्टेट्स बना सकते हैं और आर्टिकल 3 जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसी का जो पार्ट अलग करके उसको एक नया स्टेट बना सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है आर्टिकल 2 और 3 में। नाउ गाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का जो तरीका है, आप डॉक्टर BR अम्बेडकर के नज़रिए से इसको देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा और बहुत ही सिंपल वे में बनाया गया है। ये अम्बेडकर जी ने ये सोचा होगा कि एक कंट्री है, पहले उसका नाम होना चाहिए, उसका क्या नाम होगा कंट्री का, फिर उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए उस कंट्री की, ताकि पता चल सके कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। सिटीजनशिप देने के बाद अंबेडकर जी को ये लगा होगा कि अब इनके पास फंडामेंटल राइट्स होने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर इनके साथ बहुत अन्याय किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, सिटीजनशिप भी आ गई, फंडामेंटल राइट्स भी आ गए। पार्ट 2 सिटीजनशिप की बात करता है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। अब पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दी गई हैं। अब गाइज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बनाई गई, इसका क्या मोटिव क्या था? अम्बेडकर जी ने ये ऐसा क्या सोचा कि पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डाले गए? तो guys, the aim of directive principle of state policy to create social and economic conditions under which the citizens can lead a good life. And another important thing is regarding the directive principles is establish social and economic democracy through the welfare of state. स्टेट के वेलफेयर के लिए भी पॉलिसीज बना दी गई। अब पार्ट 4A जो कि अमेंडमेंट के साथ आया था, शायद अंबेडकर जी उस दौरान भूल गए थे बनाना इसको। पार्ट 4A को अमेंडमेंट के साथ इसमें ऐड ऑन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, आर्टिकल 51A, ठीक है गाइज। सबसे पहले आ गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके बाद में सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ गाइस, पार्ट 5 में यूनियन दिया गया है, जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब गाइज, आपको एक स्टोरी फॉर्म में इसको इलेबरेट करता हूँ। मान लो 3 भाई हैं,
तीन भाइयों में से सबसे बड़ा है प्रेसिडेंट, जिसका नाम है, उससे छोटा भाई वाइस प्रेसिडेंट, और उनसे छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर। ठीक है गाइज। अब सबसे बड़े भाई की आदत क्या रहती है कि अपने सबसे छोटे भाई से सभी काम करवाता है, खुद कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज नोन एज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बट प्रेसिडेंट सबसे बड़े भैया हैं। ठीक है, उनको आदत नहीं है सभी काम करने की, वो बस चाहते हैं कि मुझे काम सब किया हुआ मिल जाए, बस मैं साइन करके पास कर दूं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट भैया ने रियल पावर प्राइम मिनिस्टर भैया को दे रखी है, सबसे छोटे भाई को। ठीक है, कि सारा काम आप कीजिए, कोई अगर आपको परमिशन वगैरह की जरूरत रहेगी तो आप मेरे पास आइए, मैं साइन करके पास कर दूंगा। अब अंबेडकर जी ने सोचा होगा कि अब ये तीन भाई जो हैं, इनका एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए ताकि ये एक जगह बैठ के काम कर पाए। मान लो बड़ा भैया कहीं घूम रहा है और छोटे भैया जो हैं कोई डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं कि भैया भैया इस पे साइन करके दे दीजिए ताकि मैं आगे काम कर पाऊं। ठीक है, अब छोटे भाई कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे बड़े भैया को, तो अंबेडकर जी ने सोचा होगा कि एक जगह बना देते हैं, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ ये अवेलेबल रहेंगे, तो उन्होंने एक पार्लियामेंट बना दिया। अब इसके बाद इन तीनों भाइयों के बीच अगर कभी झगड़ा हो जाए तो ये कहाँ जाएं, तो अंबेडकर जी को ये लगा अगर इन तीनों भाइयों के बीच में कोई झगड़ा हो गया तो एक कोर्ट भी हमें बनाना चाहिए ताकि ये इनसे अगर कोई गलत ऑर्डर पास हो गया या इन्होंने किसी का फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट कर दिया या ऐसा कोई कानून बना दिया जिससे फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है सिटीजन्स का, तो वो कहाँ जाएं, सुप्रीम कोर्ट बना दिया। ठीक है, तो ये गाइज हिरार्की वाइज है, सबसे सीनियर मोस्ट इंसान है पोस्ट वाइज, वो आएंगे सबसे ऊपर, लाइक प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब इनके लिए एक पर्टिकुलर जगह भी होनी चाहिए तो पार्लियामेंट बना दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर इन तीनों के बीच में अगर कोई ऐसा कोई लॉ बना दिया जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े वकील, मतलब एक यूनियन लेवल को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। फिर उसके बाद हमने सभी स्टेट्स को मिलाकर एक कंट्री बनाई थी। ठीक है, उसका जो लेखा जोखा है कैग बना दिया गया। ठीक है, नाउ गाइज पार्ट 5 यूनियन, जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक है। अब गाइज जैसे आपको पता है सबसे सीनियर मोस्ट इंसान पोस्ट वाइज जो है प्रेसिडेंट, सबसे बड़े भैया प्रेसिडेंट, वो आएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में बता दिया कि एक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के एक प्रेसिडेंट होंगे। आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट की पावर दे दी गई है। आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ आर्टिकल 72 में क्षमादान दिया गया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। आर्टिकल 85 में सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। आर्टिकल 123 में प्रोम्यूलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। और आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की। अब ये सलाह प्रेसिडेंट माने या ना माने, वो पूरा पावर प्रेसिडेंट का होगा। नाउ गाइज वाइस प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 63 बात करता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 बात करता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पार्ट 5 प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर दिया गया है। नाउ गाइज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, इंडिया में एक पार्लियामेंट होगा। आर्टिकल 80 बात करता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और आर्टिकल 81 बात करता है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। गाइज 79, 80 और 81 को आप ऐसे याद कर सकते हैं। पार्लियामेंट में एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। अपर हाउस राज्यसभा है, लोअर हाउस जो लोकसभा है। सो गाइज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आर्टिकल 80 राज्यसभा, जिसमें टोटल 250 मेंबर होते हैं, और लोकसभा आर्टिकल 81 जिसमें टोटल 545 मेंबर होते हैं। अब आर्टिकल 100 वोटिंग इन हाउसेज। आर्टिकल 105 बात करता है पावर प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 108 बात करता है
जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज। आर्टिकल 110 बात करता है मनी बिल के रिगार्डिंग। आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। जो फाइनेंशियल बजट बनता है वो आर्टिकल 112 में आता है। आर्टिकल 116 में वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। गाइज 116 में जो बजट में नहीं दिया गया है वो आर्टिकल 116 में आता है। आर्टिकल 117 बात करता है फाइनेंशियल बिल के रिगार्डिंग। अब गाइज हमने प्रेसिडेंट कवर कर लिया, वाइस प्रेसिडेंट कवर कर लिया, प्राइम मिनिस्टर कवर कर लिया और पार्लियामेंट कवर कर लिया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो आर्टिकल 124 बात करता है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 131 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या होंगी। आर्टिकल 137 बात करता है रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 143 बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट का अधिकार रहेगा वो उस सलाह को माने या ना माने। अब गाइस अटॉर्नी जनरल एंड कैग। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 कवर अप करता है। जो हमारे करंट अटॉर्नी जनरल है इंडिया के वेणुगोपाल, जो कि 15 अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। अब गाइज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या मोटिव होता है। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज द इंडियन गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर एंड इज प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये एक यूनियन लेवल पे लीगल एडवाइजर। नाउ गाइज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148। इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और इनका मेन जो काम रहता है वो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कैग is the head of Indian Audit and Accounts Department. His duty to uphold the Constitution of India and laws of Parliament to safeguard the interest of public. तो ये इंडिया के ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालते हैं। सो गाइज अभी तक हमने यूनियन लेवल पे पूरा कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट लेवल पे बात करेंगे और उसके बाद में हम रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। So guys, this is all about of union level and rest of the parts we'll discuss in next video. तो तब तक के लिए thank you so much.